Hello everyone, welcome to Bureaucracy IAS Military and Police Academy. This is the 9th lecture of our Polity 10 Day series. इसमें आज हम लोग कवर करने वाले हैं, अगर आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग का याद होगा, जो मैंने आपको सेक्शंस बताए थे ना, जिसमें मैंने 5 मेजर डिवाइड्स में अपना सिलेबस डिवाइड किया था, तो उसमें से हमने कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का एक हमने यहाँ पर एक हमने टॉपिक रखा था या एक डिवीजन रखा था, ठीक है। तो आज हम इसी वाले स्लाइड में आज कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बेसिकली सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होता क्या है, उनके बारे में, मतलब बॉडीज़ कौन कौन सी है, सबसे पहले उससे ज़्यादा पहले इम्पोर्टेंट है कि इसको समझें। वेट अ सेक। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती क्या क्या हैं ये पहले समझ लेते हैं। बेसिकली हम किनको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कहते हैं, तो सिंपल सी बात है, इसके नाम से ही पता चल रहा है ना कि ऐसी बॉडीज़ जो क्या है, किसके द्वारा बनाई जाती हैं, संविधान के द्वारा बनाई गई हों, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ आर दोज बॉडीज़ और इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि वो अपनी सारी पावर्स, उनका इस्टेब्लिशमेंट, कैसे उसमें कौन कौन से पावर्स दी गई हैं, कैसे वो काम करेंगे, सारी चीज़ें जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई होती हैं, ठीक है। एंड इसीलिए हम ये कहते हैं कि दे डिराइव देयर पावर्स फ्रॉम इट का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। और अगर किसी भी तरह के मुझे वहाँ पे चेंजेस करने हैं, देन इट कैन बी डन ओनली बाय पासिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे, कहाँ पर, पार्लियामेंट में, और जब वो पास हो जाएगा तो एक्ट बन जाएगा, उसके बाद हम वो चेंजेस को वहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल ये आइडिया आई होप कि समझ में आ गया होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। तो अब ये कौन कौन सी बॉडीज़ हैं जिनके लिए मुझे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं, तो ये मैंने यहाँ पे कुछ बॉडीज़ लिखी हुई हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली और फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारी आती है इलेक्शन कमीशन, ठीक है। इसके लिए हम आर्टिकल यहाँ पे 324 से हम इसके अंदर पढ़ेंगे और आगे इसको सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे। तो ये सारी बॉडीज़ हैं, एक बार नज़र मार लेते हैं। इलेक्शन कमीशन है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, फाइनेंस कमीशन भी है। आई गेस यहाँ पे टाइपिंग एरर आ गया है, ये इसी में वाले पॉइंट में लिख दिया है, लेकिन मैंने नीचे लिखा हुआ है तो आप यहाँ से नोट कर लेंगे। फाइनेंस कमीशन है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल है, नेशनल कमीशन फॉर एससीज, नेशनल कमीशन फॉर एसटीज, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ इन द एग्जीक्यूटिव वाला सीरीज़ में, तो आपको जो भी यहाँ पे डाउट होता है तो आप वहाँ पे देख लीजिएगा। इन केस आपको कोई भी क्वेश्चन अराइज होता है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में था। अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि कुछ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ भी होती हैं, तो सिंपल सी जाहिर सी बात है कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कौन सी कहलाएंगी, जो मेंशन नहीं है हमारे संविधान में, जिनके लिए कोई आर्टिकल नहीं दिया हुआ है। तो दीज आर द बॉडीज़ विच आर नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसीलिए अब ये फिर कैसी हो सकती है, तो दे कैन बी स्टैट्यूटोरी बॉडीज़ और नॉन स्टैट्यूटोरी बॉडीज़, यानी कि स्टैट्यूटोरी बॉडीज़ हो सकती है क्योंकि अब ये संवैधानिक नहीं है ना, तो फिर ये स्टैट्यूटोरी बॉडीज़ और नॉन स्टैट्यूटोरी बॉडीज़ हो सकती हैं। और इसीलिए इनको पावर्स देने के लिए या इनमें चेंजेस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो लेजिस्लेशन लेकर के आएंगे या फिर सिंपल नोटिफिकेशन द्वारा हम बताएंगे। अच्छा, जिनको नहीं पता है कि स्टैट्यूटोरी बॉडीज़ का मतलब क्या होता है, वो यहाँ पे एक बार बात सुन लेंगे कि स्टैट्यूटोरी बॉडीज़ वो होती हैं जो किसी लॉ या एक्ट द्वारा बनाई जाती हैं, ठीक है, लॉ ऑफ द पार्लियामेंट द्वारा बनाई जाती हैं। क्योंकि ध्यान देंगे कुछ बॉडीज़ ना, मतलब आपने, सिंपल सी बात ये है ना कि हमारे वहाँ 2 बॉडीज़ हैं, ठीक है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है और लेजिस्लेटिव बॉडी है। अगर कोई ऐसी बॉडी है जो डायरेक्ट आप कह सकते हैं कि
नोटिफिकेशन द्वारा या फिर एग्जीक्यूटिव एक्शन, हम यहाँ पे ज़्यादातर बोलते हैं इसको कि एग्जीक्यूटिव एक्शन द्वारा, कि प्रेसिडेंट ने एक एग्जीक्यूटिव यहाँ पे नोटिफिकेशन दिया है और उसके द्वारा ये बॉडी बनी हुई है, तो वो एग्जीक्यूटिव एक्शन से बनी हुई है। यानी कि उसके लिए ना मैंने कोई लॉ या एक्ट नहीं पास करवाया हुआ है, उसमें पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं है। लेकिन अगर कोई बॉडी जिसको हम स्टैट्यूटरी बॉडी बोल रहे हैं, तो स्टैट्यूटरी बॉडी कहने का मतलब है कि उसके लिए मैंने यहाँ पर एक बिल लेकर के आया, कहाँ पे, पार्लियामेंट में, उसको इंट्रोड्यूस करवाया, इंट्रोड्यूस करवाने के बाद उसको पास करवाया और फिर बाद में उसको प्रेसिडेंट का एसेंट मिलता है और उसके बाद यहाँ पे वो एक्ट बन जाते हैं और उस एक्ट के तहत अगर कोई बॉडी बनती है तो उसको हम स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि कुछ ऐसी बॉडीज़ हैं हमारे क्या बोलते हैं वर्किंग के लिए, या फिर हमारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखते हैं इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो कुछ तो हमारी वो कॉन्स्टिट्यूशन में उनका प्रावधान दिया हुआ है, कुछ हमारी लॉ द्वारा बनाई गई हैं और कुछ हमारी डायरेक्ट बनाई गई हैं बाय द एग्जीक्यूटिव एक्शन या रिजोल्यूशन। ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहला ही जो नीति आयोग है, इसके बारे में अगर हम जानते हैं तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, तो इसलिए नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि ये एक्ट द्वारा नहीं बनाई गई, ये सिंपल आपका प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन द्वारा या एक्शन द्वारा बनाई गई है। ठीक है, तो ऐसे ही हम फिर आगे कुछ और बॉडीज़ के बारे में पढ़ेंगे। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, लोकपाल एंड लोकयुक्ताज एंड नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, द लास्ट बट नॉट द लीस्ट नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है, तो ये हमारी कुछ ऐसी बॉडीज़ हैं जो जिनके अंदर हम इनको कैटेगराइज करते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के अंदर। ठीक है जी, ओके। तो सबसे पहली बॉडी हमारी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बॉडी हमारी इलेक्शन कमीशन रहती है। इलेक्शन कमीशन के आर्टिकल्स की बात करेंगे, 324 से लेकर के 329 तक आर्टिकल्स इलेक्शन कमीशन के साथ डील करते हैं इन पार्ट 15। बहुत इंपॉर्टेंट है, 324 कभी कभी डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि 324 से 329 तक इन पार्ट 15 आपका इलेक्शन कमीशन के संग डील करता है। अच्छा, इसका काम क्या होता है बेसिकली? इट कंडक्ट्स द इलेक्शंस फॉर पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। प्लीज़ यहाँ पे बिल्कुल क्लियर इस चीज़ को कर लीजिएगा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शंस भी करवाता है, प्रेसिडेंट के भी करवाता है, वाइस प्रेसिडेंट की भी करवाता है, और आपके पार्लियामेंट के जितने भी यानी कि एमपीज होते हैं उनके इलेक्शन भी इलेक्शन कमीशन ही करवाता है। जब हम बात करते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन की, ध्यान रखिएगा, जब हम बात करते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन की, जो हमने बाय 73rd और 74th अमेंडमेंट द्वारा बनाई गई बॉडी है, तो उसके तहत, क्योंकि हमने उसी के द्वारा बनाई गई है ना, इतना आप याद रख सकते हैं कि 73rd और 74th अमेंडमेंट द्वारा हम इसको लेकर के आए थे। अब क्योंकि हम उस अमेंडमेंट द्वारा लेकर के आए थे, तो उसी में हमने पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटीज हमने ऐड करी थी, जिसको हमने एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो बॉडी हम बना रहे हैं ये उन्हीं के इलेक्शन से डील करेगा, यानी कि जितने भी लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन होते हैं उनके लिए स्टेट इलेक्शन काम करता है। हाउएवर, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हम बात करेंगे, यानी कि सेंट्रल जो बॉडी है, ये आपका पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, इनके इलेक्शन कंडक्ट कराने की प्रोसेस यही करता है। ठीक है, कॉम्पोजिशन की बात करेंगे तो यहाँ पे इट इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट हम बात करते हैं। और दूसरी चीज़, यहाँ पे कौन सी बॉडी, यानी कि कौन कौन से लोग इसमें देखते हैं, इनका किन किन लोगों से कंपोजिशन होता है, तो बेसिकली ध्यान रखेंगे कि क्या एक इलेक्शन कमिश्नर हमारे लिए यहाँ पे देखने को मिलता है, और उसके बाद कितने अलग इलेक्शन कमिश्नर्स और होंगे, ये डिसाइड करने की जो पावर है ये प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशन ने दी हुई है। यानी कि प्रेसिडेंट कैन डिसाइड, एक मैंडेटरी ऑफिस तो होना चाहिए, तो मैंडेटरी ऑफिस के लिए यहाँ पे हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो तो यहाँ पे हमारे बनाए जाते हैं, लेकिन उसके अलावा यहाँ पे कितने मेंबर्स होंगे, उनका क्या टेन्योर होगा, क्या कंडीशंस होंगी, तो ये सारी कंडीशंस कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रेसिडेंट के ऊपर डालते हैं। ठीक है, और इसीलिए प्रेसिडेंट यहाँ पे टाइम टू टाइम इनका फिक्स करते रहते हैं कि इतनी बॉडीज होनी चाहिए। फिलहाल के लिए इट इज़ अ मल्टी मेंबर बॉडी हम कह सकते हैं, जिसमें हमारे 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अदर
इलेक्शन कमिश्नर्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद टेन्योर की अगर हम बात करें तो टेन्योर भी इनका फिक्स कर दिया गया है 6 ईयर्स और एज ऑफ 65 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर, यानी कि या तो वो 6 साल पूरा करते हैं या फिर अगर 65 साल उनके पूरे हो जाते हैं, जो भी पहले पूरा हो जाता है तो उनका तब तक वो कार्यकाल निभाते हैं। इंडिपेंडेंस की बात करते हैं तो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, क्योंकि आप ध्यान रखेंगे ना, दिस बॉडी इज कंसिडर्ड वन ऑफ द बुलवर्क्स ऑफ द इंडियन सिस्टम। बुलवर्क्स यानी कि इनके पास ज़्यादा पावर दी हुई है, यही हमारा एक कह सकते हैं डेमोक्रेसी है, या फिर आप कह सकते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हैं। इनको जो आप कह सकते हैं करवाने की जो प्रक्रिया है ना पूरी, तो इन बॉडी के ऊपर निर्धारित रहती है। इलेक्शन कमीशन इज कंसिडर्ड टू बी द बुलवर्क्स ऑफ द इंडियन सिस्टम या डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, जिसमें हम और अदर बॉडीज़ को भी देखते हैं। फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट है, इनकी इंडिपेंडेंसी हमें ध्यान में रखनी होती है, या फिर यूपीएससी की बात कर लीजिए, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की, इनकी इंडिपेंडेंसी हमने ध्यान में रखी हुई है। और तीसरा आप बात करते हैं इलेक्शन कमीशन, और साथ साथ आपका ये जितनी भी बॉडीज़ हैं ये सब क्या करती हैं, इनकी एक इंडिपेंडेंसी रखी गई है ताकि ये क्या कर सके, हमारा जो डेमोक्रेसी है उसका जो सिस्टम है उसको यहाँ पे प्रिजर्व करके रख सकें, ठीक है। तो क्या इंडिपेंडेंसी हमने कैसे प्रोवाइड करने की इनको मतलब कैसे प्रोवाइड हम करवा पाते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट है कि सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर इनकी होती है। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर कहने का मतलब ये है कि ये इनको आप किसी भी आप आर्बिट्रेरी तरीके से नहीं हटा सकते हैं, ठीक है। इनको तरीका एक दिया हुआ है हटाने का, दैट ही कैन बी रिमूव्ड एज अ सेम प्रोसेस जो कि हम सुप्रीम कोर्ट के जज के टाइम पे हम देखते हैं कि क्या जो हमने 2 ग्राउंड्स पढ़े थे, याद है आपको, कि एक तो प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, इन 2 ग्राउंड्स के ऊपर ही हम इनको हटा सकते हैं। और वही सेम प्रोसेस रहता है कि आपको स्पेशल मेजॉरिटी से यहाँ पे दोनों ही हाउसेस में वो बिल पास करवाना पड़ता है, एंड इट शुड गेट द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, फिर तब यहाँ पर हमारे जो इलेक्शन कमिश्नर है उनको हटाया जा सकता है, ठीक है। अब जैसे मैंने कंडीशंस की बात करी, तो कंडीशंस कैन नॉट बी वेरीड। अगर इनका यहाँ पे आप एक बार जॉब ले लेते हैं तो उसके बाद इनकी कंडीशंस को वेरी नहीं करा जा सकता, ताकि उनके डिसएडवांटेज के लिए, यानी कि जो कंडीशंस आपने पहले सेट कर दी हैं वो ही चलेंगी। पावर्स की बात करते हैं तो पावर्स में यहाँ पे ध्यान रखेंगे, इनकी 3 आप कह सकते हैं तरीके से पावर्स को डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन से 3 तरीके से पावर्स को डिवाइड करा है? सबसे पहली है एडमिनिस्ट्रेटिव, देन एडवाइजरी एंड क्वाज़ाई जुडिशियल। ये बहुत ध्यान रखेंगे, एक बार यूपीएससी उनके ऊपर क्वेश्चंस पूछ चुका है कि इलेक्शन कमीशन को यहाँ पे कौन 3 हेड्स के अंदर पावर डिवाइड करी गई है। तो 3 हेड्स हमने जान लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल रहता है इनका, एडवाइजरी रोल रहता है और क्वाज़ाई जुडिशियल। क्यों रहता है? इनकी कुछ पावर्स हैं जो मैंने यहाँ पे डाली हुई हैं, आप एक बार पढ़ लीजिएगा कि क्या करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स के अंदर ये डिटरमाइन कर सकता है टेरिटोरियल एरियाज क्या है, प्रिपेयर करता है और रिवाइज करता है रूल्स अकॉर्डिंग टू द डिलिमिटेशन कमीशन की बात करेंगे, और फिर रिकग्निशन करता है पार्टीज का एज दी नेशनल पार्टीज और दी स्टेट पार्टीज एंड अलॉट सिंबल्स टू देम, और डिटरमाइन करता है कोड ऑफ कंडक्ट को, ठीक है, एटसेट्रा। दीज आर द बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स ऑफ द बॉडी। सेकेंड, एडवाइजरी पावर्स। एडवाइजरी पावर्स से ही आप समझ रहे होंगे कि क्या करना है, सलाह देने का काम है ना। तो एडवाइस गवर्नर को करता है ऑन द मैटर्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। सिमिलरली प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है इन द फॉर द इलेक्शन स्टेट, जब आपका प्रेसिडेंट रूल कर रहा है, या फिर डिस्क्वालिफिकेशन मेंबर्स के लिए बात करता है जब हम पार्लियामेंट में अगर किसी तरीके से उनके इलेक्शन में कुछ प्रोसेस नहीं हुआ या उनको डिस्क्वालीफाई करने का जो काम है उसके लिए यहाँ पे ये सलाह ले सकते हैं। प्रेसिडेंट यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के साथ सलाह मशवरा कर सकते हैं। तो दीज आर द एडवाइजरी फंक्शंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन। उसके बाद क्वाज़ाई जुडिशियल प्रोसेस कौन सा होता है? बेसिकली ही कैन ऑल्सो एक्ट एज अ कोर्ट। प्लीज ये पॉइंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे कि ही कैन एक्ट एज अ कोर्ट फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट्स ऑफ द पार्टीज। अगर 2 पार्टीज में किसी तरीके का डिस्प्यूट आ जाता है तो यहाँ पे वो क्या करते हैं, सेटल करने, मतलब जैसे एज अ कोर्ट का जो काम है कि आप कोई भी डिस्प्यूट को सेटल करते हैं, तो सिमिलरली ये यहाँ पे इलेक्शन कमीशन भी इसको डिस्प्यूट को सेटल करने का काम करते हैं। और साथ साथ ही एक चीज़ और जान लेंगे कि अपॉइंट करते हैं ऑफिसर्स जो इंक्वायर करते हैं इन डिस्प्यूट में, जो भी इलेक्टोरल अरेंजमेंट हुआ है उसमें कोई यहाँ पे आप कह सकते हैं कोई दिक्कत तो नहीं आई है, तो इसके लिए ऐसे ऑफिसर्स को अपॉइंट करते हैं। तो ये सारे फीचर्स उनके क्वाज़ाई जुडिशियल सिस्टम को दिखाते हैं, ठीक है।
तो ये इलेक्शन कमीशन के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम स्टार्ट करेंगे यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट हम लोग जिसकी तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी बेसिकली यही हमारा जो भी आपके आईएएस का जो एग्जाम्स होते हैं वो यही बॉडी निकालती है, ठीक है। तो कमीशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आर्टिकल्स की हम बात करें 315 से लेकर के 323 इन पार्ट 14th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस पार्ट में यूपीएससी के बारे में जितने भी प्रावधान है कि बॉडी है, क्या क्या काम करेगी, इनके सारे आर्टिकल्स यूपीएससी से डील करते हैं। फिर जैसे मैंने बताया कि यूपीएससी अभी पिछले वाले मैंने अपने इलेक्शन कमीशन में ही आपको भी बताया था इससे पिछली वाली स्लाइड में कि क्या हमारे कुछ बुलवर्क्स ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम कहे जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से मैंने बताया था जल्दी से बता दीजिएगा। इलेक्शन कमीशन मैंने बताया था, यूपीएससी बताया था, सुप्रीम कोर्ट बताया था और साथ साथ आपका कैग के बारे में, ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो दीज 4 बॉडीज, ये यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, दीज 4 बॉडीज वर्क एज द बुलवर्क्स ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम। इसीलिए इनकी इंडिपेंडेंसी का हमने ध्यान रखा हुआ है और इनको एक किसी भी हैफेजत तरीके से आप नहीं हटा सकते हैं या फिर इनके कार्यकाल के दौरान आप ऐसी कोई चीज़ें नहीं ला सकते हैं जो कि क्या कर सके, इनको प्रभावित करे, सिंपल, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट एंड सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी, ये इसके बारे में बात कर रहा है यूपीएससी के बारे में कि एक इंडिपेंडेंट है और सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है, यानी कि ग्रुप ए और ग्रुप बी के जितने भी पोस्ट हैं ये इनको फिल करवाता है। साथ साथ कंपोजिशन की बात करेंगे तो इट कंटेन्स अ चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो एक चेयरमैन होते हैं और जो अदर मेंबर्स हैं वो किसके द्वारा अपॉइंट करे जाते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा। क्वालिफिकेशंस की बात करें तो यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस नहीं दी गई है। इनफैक्ट जब हमने अभी इलेक्शन कमीशन की भी बात करी थी तो वहाँ पर भी आप ध्यान रखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा कोई ऐसी स्पेसिफिक यहाँ पे क्वालिफिकेशंस नहीं बताई गई हैं। लेकिन हाँ, यूपीएससी के बारे में उन्होंने सिर्फ ये बोला हुआ है कि 1/2 मेंबर शुड हैव हेल्ड ऑफिस फॉर एटलीस्ट 10 years अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट। ध्यान रखेंगे कि जितने भी टोटल नंबर्स वहाँ पे मेंबर्स बैठ रहे हैं उनका कम से कम हाफ जो मेंबर्स है वो क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर सर्विस में रहे होने चाहिए या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर रहने चाहिए। सिंपल ये इन्होंने यहाँ पे एक क्लॉज दिया हुआ है। बाकी टेन्योर की बात करते हैं तो टेन्योर इनका 6 years और यहाँ पे 65 years ऑफ एज, यहाँ पे 5 मेंशन नहीं किया हुआ है, आप यहाँ पे 65 कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये बोलता है कि 6 years ऑफ एज और 65 years ऑफ एज जो भी आपका पहले होता है तो ये इतना कार्यकाल उनको करने को मिलता है। रिमूवल की बात करेंगे तो रिमूवल में यहाँ पे 3 ग्राउंड्स हमें देखने को मिलते हैं। पहला ग्राउंड है कि या तो वो इंसॉल्वेंट होने चाहिए, इंसॉल्वेंट यानी कि वो दिवालिया उनका निकलना चाहिए, यानी कि उन्होंने अपना बैंक का कोई लोन यहाँ पे नहीं चुकाया हुआ। लेकिन और दूसरा बात करते हैं कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को यहाँ पे थोड़ा सा डिफाइन कर देंगे कि ये बोलता है कि अगर आपने क्या है कोई भी अलग ऐसे काम में या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आप ऐसे काम में जुड़े हुए हैं जहाँ पे आप सैलरी या फिर कुछ वहाँ से आप पैसे कमा रहे हैं, तो ऐसी चीज़ों में अगर आप इन्वॉल्व हैं तो उसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहा गया है। इनफर्मिटी ऑफ माइंड के लिए कहा गया है या फिर बॉडी, यानी कि आप सक्षम नहीं हैं कि आप कोई भी यहाँ पे कार्य कर सके, तो इन 3 ग्राउंड्स पे आपको यहाँ पे रिमूव किया जा सकता है। उसके साथ साथ ये 3 ग्राउंड्स आपके कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे आपके लिए ये बोला गया है, बाद में प्रेसिडेंट के द्वारा ये ऐड करा गया है कि इन एडिशन मिसबिहेवियर, ये भी आपका क्या है एक ऐड किया गया है कि इस पे भी आपको निकाला जा सकता है। और यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि अगर आपके मिसबिहेवियर का आपके ऊपर चार्ज लगा हुआ है देन इट शुड बी फर्दर इंक्वायर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की एक इंक्वायरी बैठाई जाएगी और इन केस अगर वो लगता है कि आपने ये मिसबिहेवियर करा हुआ है और वो प्रूव्ड हो जाता है तो आपको इस ग्राउंड पे भी रिमूव किया जा सकता है। इंडिपेंडेंस की बात करते हैं तो आपके लिए ये जो ग्राउंड्स है इनके साथ साथ और कोई भी ऐसा चीज नहीं होगी जिस पे आपको आर्बिट्रेरी तरीके से निकाला जाएगा, ठीक है। यही ग्राउंड्स के ऊपर आपको रिमूव किया जा सकता है, इसीलिए यहाँ पे सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर की बात करी जाती है, यानी कि आपका जो टेन्योर है वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट तक नहीं रहता है। आप इतना कार्य जो है आपका 6 years या फिर 65 years आप उसको पूरा करेंगे और अगर उससे पहले आपको निकाला जाता है तो इन ग्राउंड्स पे ही निकाला जाएगा। इसीलिए यहाँ पे बोलता है कि इंडिपेंडेंस में आपके लिए एक सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दी गई है। साथ साथ हम बात करते हैं यहाँ पे कंडीशंस कैन नॉट बी वेरीड टू हिज डिसएडवांटेज।
फिर बात करेंगे सैलरीज एंड अलाउंसेस आर चार्ज्ड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये ध्यान रखें कि जब भी हम इंडिपेंडेंस की बात करेंगे ना तो उनकी सैलरीज और अलाउंसेस हमेशा चार्ज करी जाएंगी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, ठीक है। फिर बात करेंगे कि नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये और किसी एम्प्लॉयमेंट के लिए यहाँ पे एलिजिबल नहीं रहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। फंक्शंस की बात करेंगे तो सिंपल सी बात है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तो मेन इनके काम ये रहते हैं कि इट बेसिकली कंडक्ट्स एग्जामिनेशन, ठीक है, असिस्ट करता है स्टेट को फॉर जॉइंट रिक्रूटमेंट। यहाँ पे अगर कोई 2 स्टेट है वो जॉइंट एग्जाम करवा रहे हैं तो यहाँ पे रिक्रूट करने के लिए वो असिस्ट करता है। सर्व करता है नीड्स ऑफ अ स्टेट ऑन अ रिक्वेस्ट ऑफ गवर्नर एंड इट शुड बी अप्रूव बाय द प्रेसिडेंट, यानी कि अगर गवर्नर ने किसी स्टेट के रिक्वेस्ट कराया हुआ है कि आप यहाँ पे हमारी हेल्प कर दीजिए तो वहाँ पे कमीशन हेल्प करता है, लेकिन दैट शुड बी अप्रूव बाय द प्रेसिडेंट। और अलग अलग तरीक़ों से यहाँ पे कंसल्ट किया जाता है पर्सनल मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। अब पर्सनल मैनेजमेंट के लिए यहाँ पे जब कंसल्ट किया जाता है तो ध्यान रखेंगे जो भी फंक्शंस रहते हैं सिविल सर्वेंट्स की, जैसे रिक्रूटमेंट के लिए या फिर हम बात करेंगे उनकी पोस्ट से रिलेटेड, प्रमोशन से रिलेटेड या फिर ट्रांसफर्स, इवन याद रखेंगे कि प्रमोशन और ट्रांसफर से रिलेटेड भी यहाँ पे जो बात है वो यहाँ पे उनसे डिस्कस करी जा सकती है। और दूसरे डिसिप्लिनरी मैटर्स के लिए भी यहाँ पे उनसे डिस्कस किया जा सकता है, जैसे कि सेंशन मोशन है या फिर उनका इंक्रीमेंट करवाना है या उनका प्रमोशंस देना है या फिर उनके लिए कोई अगर सपोज उन्होंने कोई गलती करी है तो उसके लिए उनको यहाँ पे कंपलसरी रिटायरमेंट की भी बात करी गई है, साथ साथ डिसमिसल फ्रॉम द सर्विस की अगर हम बात करते हैं तो ये सारे प्रावधान इनके साथ डिस्कस किए जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर इसके साथ हम बात करेंगे कि कुछ यहाँ पर, हाँ मैंने यहाँ पर इनफैक्ट लिखे भी हैं आपके लिए, यहाँ पे आप चाहे नोट कर लीजिएगा कि क्या जो हमने अभी बात करी थी कि अपॉइंटमेंट्स की, प्रमोशंस की और ट्रांसफर्स इनके अंदर दिए गए हैं, और डिसिप्लिनरी मैटर्स के साथ साथ जैसे सेंशर है या फिर प्रमोशन है या फिर उनका इंक्रीमेंट करना है या डिसमिसल करना है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे यूपीएससी बॉडी करवा सकती है। अच्छा ठीक है, ये सारे की सारी आप चीज़ें पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद हम बात करेंगे लिमिटेशंस की। लिमिटेशंस के साथ साथ हम ये बोलते हैं कि इनमें कौन कौन सी चीज़ों पे इनसे कंसल्ट नहीं किया जाता था, तो ध्यान रखेंगे कुछ यहाँ पे मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि वाइल मेकिंग रिजर्वेशंस ऑफ अपॉइंटमेंट और सर्विस, यानी कि जब हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, यानी कि जब भी आप रिजर्वेशन की बात करेंगे या अपॉइंटमेंट करवाना चाह रहे हैं बैकवर्ड क्लासेस का, तो उनके फेवर में यहाँ पे आपसे डिस्कस नहीं किया जाएगा। या फिर जब हम क्लेम्स करते हैं एससीज और एसटीज़ के अपॉइंटमेंट करने के लिए तो उन पे भी आपसे डिस्कस नहीं किया जाएगा। और सिलेक्शन फॉर चेयरमैनशिप और मेंबरशिप ऑफ दी कमीशंस और ट्राइब्यूनल्स, यानी कि अगर आप ट्राइब्यूनल्स की या कमीशंस की आप मेंबर्स को सिलेक्ट कर रहे हैं या चेयरपर्सन को सिलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आपसे यानी कि यूपीएससी बॉडी से कंसल्ट नहीं किया जाएगा। और लास्ट में सिलेक्शन फॉर द टेम्पररी और ऑफिशिएटिंग ऑफिसर्स, यानी कि कोई टेम्पररी सर्विस के लिए अगर हम यहाँ पे सिलेक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पे यूपीएससी को कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो इनकी लिमिटेशंस को बहुत ध्यान से पढ़िएगा प्लीज़, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और हम यहाँ पे रह गई है कि यह यूपीएससी जो है एक आपकी एनुअल रिपोर्ट सबमिट करता है, किसके सामने? प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट फिर बाद में ये जो रिपोर्ट है ये पार्लियामेंट के सामने रखता है और फिर उस पर डिस्कशन किया जाता है कि इन केस अगर कोई भी यूपीएससी ने कोई रिकमेंडेशन दी है और वो फॉलो नहीं करवा पाई तो उसके क्या रीजंस थे, ये सारी चीज़ें डिस्कशन के तौर पे रहती है। तो ये रिपोर्ट जो है यूपीएससी देता है, सबमिट करता है प्रेसिडेंट को और फिर प्रेसिडेंट यहाँ पे पार्लियामेंट के सामने रखता है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि यूपीएससी जो है ये कैसा है, एक मेरिट सिस्टम बेस्ड एक वॉच डॉग की तरह काम करता है कि आप मेरिट के द्वारा ही लोगों को चुनने का काम कर रहे हैं या फिर आप यहाँ पे नेपोटिज्म या फेवरेटिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। तो इसीलिए ये कह सकते हैं हमारा, इसीलिए आपने देखा होगा कि जितने भी इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनमें क्रेज़ रहता है यूपीएससी का, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि ये इन सब चीज़ों से फ्री रहती है। यहाँ पर आपको किसी भी तरीके का चीटिंग नहीं देखने को मिलती है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे दीज आर नॉट कंसर्न्ड with the classification of services, pay and service condition, cadre management, training and so on। ये जो काम है ये सारे के सारे इसके अंदर नहीं देखे जाते हैं। इसके लिए हम बात करते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग जो है, जो कि एक सेंट्रल की पर्सोनल एजेंसी है, वो सारे काम देखती है। कौन कौन से काम मैंने बताए कि सर्विस, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस कैसे रहेगा, पे और सर्विस क्या रहेंगी, उनकी कंडीशंस क्या रहेंगी और
कैडर मैनेजमेंट भी इनके अंदर, इनफैक्ट ट्रेनिंग भी ध्यान रखेंगे यूपीएससी के अंदर नहीं आता, यानी कि ये इन चीज़ों पे कोई भी क्लॉजेज नहीं देता है, ठीक है। तो ये सब यूपीएससी के बारे में था, आप एक बार इसको देख लेंगे। फिर बात करेंगे फाइनेंस कमीशन की, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमारा ये कमीशन रहता है। तो आर्टिकल 280 के अंदर इसको मेंशन किया हुआ है इन पार्ट 12 में। ये कैसा बॉडी है? क्वाज़ाई जुडिशियल बॉडी है। प्लीज डू रिमेंबर दिस पॉइंट, दिस इज द क्वाज़ाई जुडिशियल बॉडी। कंपोजिशन की बात करते हैं तो यहाँ पे एक चेयरमैन और 4 अदर मेंबर्स हमें देखने को मिलते हैं जो कि अपॉइंट कर जाता है प्रेसिडेंट द्वारा, ठीक है। टेन्योर की बात करेंगे, यानी कि कितना कार्यकाल रहता है, तो स्पेसिफाइड बाय द प्रेसिडेंट इन हिज ऑर्डर एंड री एलिजिबल फॉर री अपॉइंटमेंट, यानी कि यहाँ पे स्पेसिफाइड किया जाता है प्रेसिडेंट द्वारा कि कितने कार्यकाल करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ है, और ये री एलिजिबल होते हैं, यानी कि ये कितने नंबर ऑफ टाइम्स को इनको री अपॉइंटमेंट करा जा सकता है। क्वालिफिकेशंस की बात करें तो इट हैज़ ऑथोराइज द पार्लियामेंट कि क्या यहाँ पे क्वालिफिकेशंस ध्यान रखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी हुई है, उन्होंने किसको पावर दिया हुआ है? पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट को पावर दिया हुआ है कि वो इनकी क्वालिफिकेशन सेट करे, और उसी की वजह से पार्लियामेंट हैज स्पेसिफाइड फॉलोइंग क्वालिफिकेशंस। यहाँ पे इसी वजह से पार्लियामेंट ने कुछ यहाँ पे स्पेसिफाई करी हुई है कुछ क्वालिफिकेशंस, जो कि इस प्रकार हैं। क्या कि जो पर्सन है वहां पे, जो हम पर्सन नियुक्त करेंगे, जो 4 मेंबर्स हम नियुक्त करते हैं, उसमें से एक मेंबर जो होना चाहिए, ही शुड बी द जज ऑफ हाई कोर्ट और 1 एज क्वालिफाइड, यानी कि या तो वो हाई कोर्ट के जज रह चुके होंगे या फिर उनकी क्वालिफिकेशंस ऐसी होंगी कि वो हाई कोर्ट के जज बन पाए। दूसरा, वो उनके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए फाइनेंस की, अकाउंट्स की ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। थर्ड वन, वाइड एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल मैटर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है, फाइनेंशियल मैटर्स क्या होते हैं, उनके बारे में उनको वाइड एक्सपीरियंस रहना चाहिए कहीं ना कहीं। और फिर बात करेंगे कि उनकी स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए इकोनॉमिक्स की, ठीक है। तो ये 4 जो मेंबर्स हैं ये इन बेसिस पर चुने जाते हैं। फंक्शंस क्या है? सिंपल सी बात है कि मेक रिकमेंडेशंस एंड एडवाइस। ये यहाँ पे क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ध्यान रखना कि इनकी जो फाइनेंस कमीशन जो हम बनाते हैं, इनका एक आप कह सकते हैं कि क्रिटिसिज्म भी की तरह के ले सकते हैं कि इनकी जितनी भी रिकमेंडेशंस होती हैं वो बाइंडिंग नहीं होती हैं, वो यहाँ पे एडवाइजरी नेचर की होती हैं, ठीक है। अब क्योंकि फाइनेंस कमीशन है तो ऑब्वियस सी बात है कि जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगे या फाइनेंशियल ड्यूटीज होंगी, पावर्स होंगी, उन्हीं के बारे में ये क्या करेगा, आपको एडवाइस करेगा, ठीक है, या रिकमेंड करेगा। तो सिंपल सी बात है, पढ़ लेते हैं क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड्स, जितना भी आपका टैक्स कलेक्शन हुआ, और फिर क्योंकि हमारा कैसा कैरेक्टर है, फेडरल करेक्टर है, तो फेडरल करेक्टर में यानी कि दोनों पे पावर्स डिवाइड होती है ना, स्टेट में और यूनियन में। तो इसकी आपको जब आपने पावर्स दी हुई है तो साथ साथ वहाँ पे उनके लिए आपको पैसा भी देना पड़ता है कि आप कैसे काम करेंगे। तो यहाँ पे नेट प्रोसीड्स का कहने का मतलब है कि टैक्स कलेक्शन जितना हुआ उसको आप बांटेंगे। अच्छा, लेकिन नेट प्रोसीड्स का मतलब है कि बांटने में, कलेक्शन करने में, इन द कलेक्शन ऑफ टैक्सेस जितना पैसा खर्च हुआ उसको आप माइनस करते हैं तो ये आपका नेट प्रोसीड्स निकल जाता है। तो उतना जितना पैसा आपके पास रहता है उसको आपको डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। फिर बात करेंगे आपकी कि ये भी बताता है कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स हमें यहाँ पे रखने चाहिए जो कि गवर्न करेंगे ग्रांट्स इन एड। क्योंकि ग्रांट्स इन एड यानी कि जब हमें कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जिनकी अपलिफ्टमेंट के लिए या डेवलपमेंट के लिए हमें यहाँ पे ग्रांट्स देने पड़ते हैं, तो कौन कौन से प्रिंसिपल्स हमें यहाँ पे रखने चाहिए कि किस तरीके से हम उनको ग्रांट देंगे, ठीक है। फिर मेजर्स टू ऑगमेंट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और एनी अदर मैटर्स रेफर्ड बाय द प्रेसिडेंट, यानी कि हम यहाँ पे अब जब हम बात करते हैं ना कि रिसीट्स की या फिर एक्सपेंडिचर की, तो ये कहता है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जितना आपका टैक्स आ रहा है उसको हम कैसे ऑगमेंट यानी कि बढ़ा सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें करके हम अपने टैक्सेस को बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं टैक्स स्लैब को, यानी कि यहाँ पे गवर्नमेंट जो है उसके पास अच्छा पैसा आए, या फिर ऐसे कुछ ऐसे मैटर्स जो कि यहाँ पे प्रेसिडेंट उनको देता है तो उन पर वो यहाँ पे रिकमेंडेशंस दे सकते हैं। और ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे अपनी एक एनुअल रिपोर्ट हमेशा सबमिट करते हैं प्रेसिडेंट को, जो प्रेसिडेंट आपका पार्लियामेंट में प्रेजेंट करते हैं और फिर उसमें डिस्कशन होता है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा इसके बारे में। फिर एक और लास्ट पॉइंट हम यहाँ पे देखेंगे कि रिकमेंडेशंस जो होती हैं वो एडवाइजरी, जो मैंने आपको पहले बताया कि एडवाइजरी होती हैं, बाइंडिंग नहीं होती हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल के बारे में। ये बहुत इजी सा है, देख लेंगे क्या है ये। अभी आपका रिसेंटली 101st अमेंडमेंट द्वारा 2016 में आपका ये काउंसिल बनाई गई और इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, ठीक है। इसने एक इंसर्ट करा न्यू आर्टिकल 279A
ध्यान रखेंगे कि एक न्यू आर्टिकल हमने 279A यहाँ जोड़ा गया है और ये एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को टू कॉन्स्टिट्यूट द काउंसिल बाय एन ऑर्डर, यानी कि हम इस जीएसटी काउंसिल का जो फॉर्मेशन है ये प्रेसिडेंट द्वारा कराया जाता है। कौन कौन मेंबर्स हैं यहाँ पे कंपोजिशन में देख लेते हैं कि एक जॉइंट फोरम रहता है सेंटर और स्टेट का, क्योंकि आपको पता होगा ना हमने यहाँ पे वेट वगैरह सेस वगैरह हटाने की बात करी हुई है, तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का भी रोल रहता है क्योंकि वो भी यहाँ पे कलेक्शन ऑफ टैक्सेस में रोल प्ले करते थे। इस वजह से ये एक जॉइंट फोरम बनाया गया है ताकि हम स्टेट को और सेंटर को दोनों का ही क्या कर सके, हम टैक्स यहाँ पे जो है इंक्रीज कर सके और उनको पैसा मिल पाए। तो बात करेंगे इसकी कि यहाँ पे आपके कौन कौन से मेंबर्स रहते हैं। तो यूनियन मिनिस्टर एज ए चेयरपर्सन रहते हैं, ठीक है। फिर यूनियन मिनिस्टर और स्टेट इन चार्ज और रेवेन्यू और फाइनेंस के रहते हैं। मिनिस्टर इन चार्ज और फाइनेंस और टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट, ठीक है। जो मतलब फाइनेंस के जो भी आपके स्टेट में जो भी फाइनेंस मिनिस्टर होंगे या फिर टैक्सेशन के या फिर आप कह सकते हैं कोई ऐसे मिनिस्टर जो स्टेट द्वारा चुने गए होंगे, तो वो यहाँ पे हर एक स्टेट के, प्लीज डू रिमेंबर कि हर एक स्टेट के, ठीक है, हर एक स्टेट के यहाँ पे बैठते हैं। और इसका विजन और मिशन की बात करेंगे तो विजन और मिशन एक ही है कि एस्टैब्लिश द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। प्लीज टू रिमेंबर जब भी हम इंडियन फेडरल सिस्टम की बात करते हैं तो हमारा कोऑपरेटिव फेडरेशन है, ठीक है। कोऑपरेटिव फेडरेशन कहने का मतलब सेंस ये बनता है कि आपका पूरी तरीके से फेडरल सिस्टम नहीं है, यहाँ पे कुछ पावर्स जो हैं जहाँ पे आपका कह सकते हैं कि एज सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहता है, यूनियन के पास रहता है, तो कोऑपरेटिव है, लेकिन हम यहाँ पे फिर भी हमने क्या करा हुआ है, सेपरेशन ऑफ पावर्स किया हुआ है, यानी कि हमने स्टेट को पावर्स दी हुई है। तो काइंड ऑफ एक कोऑपरेशन देखने को मिलता है बिटवीन द सेंटर एंड द यूनियन, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इवॉल्विंग बाय अ प्रोसेस ऑफ वाइडर कंसल्टेशन जीएसटी स्ट्रक्चर, बेसिकली यहाँ पे ताकि हम क्या कर सके, जितने भी स्टेट्स हैं वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, फिर कैसे हम इसमें इवॉल्व कर सकते हैं, कैसे हम अपना फाइनेंशियल स्ट्रक्चर अच्छा बना सकते हैं, उसके ऊपर हम बात करते हैं, विच इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड यूज़र फ्रेंडली। कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, वो इंफॉर्मेशन वाला, टेक्नोलॉजी और यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, यानी कि लोगों को यहाँ पे जीएसटी फाइल करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आए। इस वजह से जितना हम कोलैब कर सकते हैं अलग अलग डिफरेंट स्टेट के साथ, कैसे चीज़ों को ईजी कर सकते हैं लोगों के लिए, तो ये सब इसका विजन और मिशन है, ठीक है। फंक्शंस की बात करते हैं तो ये रिकमेंडेशंस करता है किस किस के ऊपर, टैक्सेस, सेसेस, सरचार्ज लेवाइड बाय द सेंटर, गुड्स एंड सर्विसेज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द जीएसटी, कौन कौन से एग्जेम्प्ट करे गए हैं, एंड रेट्स इंक्लूडिंग फ्लोर टेस्ट, ठीक है, किस किस में हमने फ्लोर टेस्ट इंक्लूड करने की बात करी है। तो ये सब कुछ आपका जीएसटी के बारे में था। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे नेशनल कमीशन की, ठीक है। अब नेशनल कमीशन यहाँ पे डिफरेंट कमीशंस हैं, मैंने यहाँ पे सिंपल आपको एक ही स्लाइड में तीनों कमीशंस को यहाँ पे समझाने की कोशिश करिए, क्योंकि देखिए नेशनल कमीशंस हमने तीनों के लिए बनाए हुए हैं, यानी कि आपकी स्केड्यूल कास्ट के लिए, स्केड्यूल ट्राइब्स के लिए और बैकवर्ड क्लासेस के लिए। बैकवर्ड क्लासेस के लिए हमने रिसेंटली यहाँ पे ऐड किया है, लेकिन जो मेन फंक्शन है ना इनका, जो मेन आप कह सकते हैं जो आइडिया है, वो सब तीनों का एक सा ही है। जस्ट बिकॉज क्योंकि हमने इनको एक कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड या फिर आपको स्टेटस देने की बात करी है, जस्ट बिकॉज ताकि उनको पावर्स मिल जाएं, ठीक है, इस वजह से। बाकी इनका जो मेन रोल है वो हर किसी का अपलिफ्टमेंट की ही बात कर रहे हैं। तो नेशनल कमीशन फॉर एसटीज एंड बैकवर्ड क्लासेस की हम बात करते हैं, कौन कौन से आर्टिकल्स इससे रिलेटेड है, तो ध्यान रखिएगा कि 338 आर्टिकल स्केड्यूल कास्ट के लिए दिया गया है। 338A की बात करते हैं, देन इट इज गिवन फॉर द स्केड्यूल ट्राइब्स। 338B इज गिवन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस अंडर पार्ट 16 की बात करते हैं। कॉम्पोजिशन में चेयरपर्सन है, वाइस चेयरपर्सन हैं और अदर मेंबर्स है अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्लीज डू रिमेंबर दैट दीज आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। कंडीशंस, इट शुड बी कह सकते हैं डिसाइडेड, और टेन्योर, सर्विसेज, सब चीज़ डिसाइड कौन करेगा या डिटरमाइन कौन करेगा, प्रेसिडेंट, ठीक है। फंक्शंस की बात करेंगे तो सिंपल, टू इन्वेस्टिगेट एंड मॉनिटर ऑल मैटर्स, टू इंक्वायर इनटू स्पेसिफिक कंप्लेंट्स, पार्टिसिपेट एंड एडवाइज ऑन द प्लानिंग प्रोसेस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये जो इंपॉर्टेंट है, ये जो वर्ड है आप इसको दिमाग में रखेंगे हमेशा, जब भी आपका एससी से, एसटी से या फिर बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो बेसिक उनका सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बात करी है, या फिर उनसे रिलेटेड कोई भी कंप्लेंट्स आती हैं तो उनको इंक्वायर करने के लिए, उनके साथ कोई बुरा व्यवहार तो नहीं हो रहा, जो चीज़ हमने यहाँ पे पेपर्स में लिखी हुई है वो चीज़ फॉलो हो रही है नहीं हो रही है। तो कमीशन का ये काम है कि उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके डेवलपमेंट
डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर नई चीज़ें लेकर के आए, उनको असिस्ट करे ताकि वो भी क्या कर सके, मेन स्ट्रीम में मिल सके। टू डिस्चार्ज सच अदर फंक्शंस इन रिलेशन टू प्रोटेक्शन, वेलफेयर एंड डेवलपमेंट एंड एडवांसमेंट। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि इनके डेवलपमेंट के लिए, वेलफेयर के लिए यहाँ पे ये काम करती हैं। अब हम जब बात करेंगे यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जब हम ट्राइबल ग्रुप्स की बात करते हैं तो जो ऑटोनोमस बोर्ड्स की बात करते हैं, या फिर आप ध्यान रखेंगे कि कुछ ऐसे सेक्शंस हैं, ठीक है, जहाँ पे आप बात करते हैं कि जहाँ पे आपका कोई भी लॉ फॉलो नहीं होता, तो उन सेक्शंस के लिए भी, अपलिफ्टमेंट के लिए भी यहाँ पे एसटीज जो यहाँ पे कमीशन बनाया हुआ है वो उस पर काम करता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि ये प्रेजेंट करता है, ये भी, इसका भी काम रहता है कि एक एनुअल रिपोर्ट यहाँ पे प्रेसिडेंट को सबमिट करे, ताकि उनका जो स्टेटस है, हर एक स्टेट में हमारे पास एक यहाँ पे क्या मिल जाए, एक आपको डेटा मिल जाए कि हम स्टडी कर पाएँ कि हाँ किसका स्टेटस कैसा सुधरा है बाय द फॉर्मेशन ऑफ दीज रिस्पेक्टिव कमीशंस। ठीक है, फिर बात करते हैं स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। सिंपल ये क्या है, यहाँ पे अब हम बात करते हैं कि ऐसी माइनॉरिटीज़ जिनकी लिंग्विस्टिक बेसिस पे है, यानी कि उनकी लैंग्वेज जो है वो क्या है, बहुत ही कम लोगों द्वारा ऐसे छोटे सेक्शन के द्वारा यूज़ करी जाती है, तो इसलिए उनको माइनॉरिटी ग्रुप दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को यहाँ पे स्पेशल ऑफिसर यहाँ पे बनाए गए हैं ताकि उनको क्या कर सके, उनकी लैंग्वेज को प्रिजर्व करके रख सकें। ठीक है, अब ये ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट नहीं था, इट वॉज added by the 7th Constitution Amendment Act of 1956 and new Article 350B in part 17th of the Constitution was added। ठीक है, आप बात करेंगे कि यहाँ पे 17 पार्ट में आपका 350B नया आर्टिकल जोड़ा गया ताकि हम एक स्पेशल ऑफिसर बना सके लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए। अपॉइंटमेंट इसका प्रेसिडेंट करते हैं, और ये जो कमिश्नर है ये फॉल करते हैं अंडर माइनॉरिटी अफेयर्स के अंदर। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंदर ये काम करते हैं। और जैसे मैंने बताया कि जो भी आपकी ऐसे सेक्शन ऑफ ग्रुप हैं जिनकी आपकी लैंग्वेज जो है क्या है, बहुत कम लोगों द्वारा यूज़ करी जाती है, तो उनको प्रिजर्व करने के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए ये जो ऑफिसर हैं वो वर्क करते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं हमारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑफिस के या एक इंस्टीट्यूशन के बारे में जिसको हम बोलते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनके आर्टिकल्स की अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल 148 से 151 इन पार्ट 5th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमें देखने को मिलता है। और ये आपको याद होगा कि मैंने आपको एग्जीक्यूटिव जो हमारा यूनियन पार्ट है ना, पार्ट 5th, उसमें यूनियन हम जब पढ़ते हैं तो यहाँ पे चैप्टर 5 जो था, जो कि आपका कैग से रिलेटेड करता था। ठीक है, तो इसकी बात करेंगे तो बेसिकली ही इज़ द हेड ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। यहाँ पे क्या करते हैं, इंडियन ऑडिट करते हैं और ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट के हेड कहलाए जाते हैं। ही इज़ द गार्डियन बेसिकली ऑफ द पब्लिक पर्स एंड कंट्रोल्स फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ सेंटर एंड स्टेट। ठीक है, ये कंट्रोल करते हैं फाइनेंशियल सिस्टम किसका, सेंटर और स्टेट का। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि आपने इंडिया के अंदर सिंगल ऑडिट रखा हुआ है। ठीक है, सिंगल ऑडिट यानी कि सेंटर का भी यही करते हैं और स्टेट का भी यही करते हैं। अपॉइंटमेंट की बात करते हैं, देन ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय अ वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट करे जाते हैं। टर्म की बात करते हैं, सिंपल इनका भी टर्म हमें सेम देखने को मिलता है लाइक यूपीएससी, या फिर आप बात कर सकते हैं अदर इंस्टीट्यूशंस की कि 65 ईयर्स ऑफ एज और पीरियड ऑफ 6 ईयर्स, जो भी अर्ली होता है, यानी कि विच एवर इज अर्लियर। रिमूवल की बात करें तो ही कैन रिजाइन बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट और कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द सेम ग्राउंड इन द सेम मैनर एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सिमिलरली इनको भी यहाँ पे, क्योंकि मैंने बताया ना कि आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिस है, इस वजह से इनका एक सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर हमने दिया हुआ है, इसलिए बोला गया है कि आपकी जो टर्म है आपका 65 ईयर्स ऑफ एज और 6 ईयर्स, ये आपको करना पड़ेगा, मतलब ये आपका रहता है सेफ। और ये रिजाइन कर सकते हैं उससे पहले प्रेसिडेंट को लिख करके, लेकिन अगर इनको रिमूव करना है किसी वजह से तो सेम ग्राउंड्स रहते हैं, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट के जो भी जज हैं जिनको हम यहाँ पे निकालने का काम करते हैं, वही ग्राउंड्स पे हम यहाँ पे इनको निकाल सकते हैं। ठीक है, याद करेंगे कौन कौन से 2 ग्राउंड हमने डिस्कस करे थे। एक था आपका इनकैपेसिटी और दूसरा प्रूव्ड मिसबिहेवियर। ठीक है, इन 2 ग्राउंड्स पे हम यहाँ पे निकालने का काम कर सकते हैं। इंडिपेंडेंसी की बात करते हैं तो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है एंड ही इज़ नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर ऑफिस अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि ये किसी और ऑफिस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर काम नहीं करेंगे। सैलरीज एंड कंडीशंस जो है डिटरमाइन करी जाएंगी पार्लियामेंट, प्लीज़ डू रिमेंबर दिस फैक्ट। ठीक है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है यहाँ पे कि सैलरीज एंड कंडीशंस आर डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट एंड सैलरी इज इक्वल टू द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और इसीलिए यहाँ पे ये बोला गया कि जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के बराबर इनकी रहती है। कंडीशंस कैन नॉट बी ऑल्टर्ड टू हिज डिसएडवांटेज। ड्यूटीज एंड पावर्स की बात करते हैं, देन कॉन्स्टिट्यूशन ऑथोराइजेस पार्लियामेंट टू प्रिस्क्राइब पावर्स एंड अकॉर्डिंगली पार्लियामेंट इनेक्टेड कैग्स ड्यूटीज पावर्स एंड कंडीशंस ऑफ दी सर्विसेज। ध्यान रखेंगे कि ड्यूटीज और पावर्स के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने ये जो कि क्या क्या उनकी ड्यूटीज रहेगी, क्या पावर्स रहेगी, इसके लिए पावर एम्पावर करा हुआ है पार्लियामेंट को, और इसी वजह से पार्लियामेंट ने यहाँ पे प्रिस्क्राइब करी हुई है कुछ पावर्स, किसके द्वारा, उन्होंने एक एक्ट दिया हुआ है। कौन सा एक्ट? कैग्स ड्यूटीज पावर्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विसेज। ठीक है, कैग की क्या क्या ड्यूटी रहेंगी, क्या क्या सर्विसेज रहेंगी, ये सारी पावर्स यहाँ पे हमने दी गई है इस एक्ट के द्वारा। तो जल्दी से थोड़ा सा मैं यहाँ आपको एक डिस्कशन दे देती हूँ कि कौन कौन सी पावर्स रहती हैं। देखिए मेन काम क्या रहता है, इनके नेम में ही लिखा हुआ है ना, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, तो मेन काम इनका ऑडिट करना ही है। इनफैक्ट ये आप ध्यान रखेंगे कि इनका मेन काम ही यही है। इनकी जो कंट्रोलिंग एक्शंस रहते हैं इस बॉडी के अंदर, इंडिया के रेस्पेक्ट में वो कंट्रोलिंग एक्शंस यहाँ के कैग को नहीं दिए गए। मेनली इनका काम जो है वो ऑडिट तक ही सीमित रह चुका है। अब वो ऑडिट किस किस की रिलेटेड करते हैं, इनके ऑडिट में मेनली रहता है कि अकाउंट्स ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ ईच स्टेट कह सकते हैं, एंड यूनियन टेरिटरी भी। साथ साथ ये कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया को भी यहाँ पे डील करते हैं, उनका भी ऑडिट करते हैं, या फिर पब्लिक अकाउंट्स फंड को भी ये ऑडिट करते हैं। इनफैक्ट इनके लिए मैं आपको बता दूं, ही एक्ट्स एज अ गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसोफर ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, इनफैक्ट एक चीज और ध्यान रखेंगे, ही ऑल्सो दिस ऑफिस ऑल्सो सबमिट्स अ एनुअल रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट, और जो प्रेसिडेंट है यहाँ पे आपको फिर वो उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट के सामने रखते हैं। साथ साथ आप याद करेंगे कि यहाँ पे ये रिसीट्स और एक्सपेंडिचर के कितना रहता है ये भी आपका ऑडिट करते हैं, किसका, सेंटर का और स्टेट का। तो ये कुछ मुख्य इनके ड्यूटीज रहती हैं कैग की। मेन आपको अगर देखिए मोटा मोटा अगर आप जब अपनी बुक से पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि मेन इनका जो काम है वो ऑडिटिंग का ही रहता है, चाहे वो आपका बजट का ऑडिट रहे, या फिर आपका जितने भी फंड्स हम यहाँ पे रखते हैं उनके फंड्स का यहाँ पे ऑडिट रहे, या फिर हमें फंड्स को कैसे इंक्रीज करना है यहाँ पर, इस पे भी वो काम करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान रखेंगे एक और चीज कि ट्रांजैक्शंस जो हैं, कि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जितने भी ट्रांजैक्शंस करे गए हैं या डेट करे गए हैं, तो उनके या रेमिटेंसेस जो आए हुए हैं इन पे भी यहाँ पे ये क्या करते हैं, ऑडिट करते हैं। ठीक है, तो ये कैग के बारे में था। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की। ठीक है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में मैं यहाँ का नीति आयोग से डिस्कस कर लेंगे। नीति आयोग बेसिकली आपने देखा होगा कि ये आपका रिसेंटली इसने चेंज करा, रिसेंटली तो नहीं, खैर काफ़ी टाइम हो चुका है अब तो इसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया है। ठीक है, अब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, जब मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में ही कि कौन सी बॉडीज होती हैं जिनका एग्जीक्यूटिव या तो ये कैसी रहेंगी, एग्जीक्यूटिव एक्शन द्वारा बनाई गई होंगी, या फिर इनका एक स्टैट्यूटरी बॉडी, एक स्टैट्यूटरी इनका बेसिस रहा होगा, यानी कि कह सकते हैं इनके लिए एक एक्ट पास करवाया गया होगा, तब इनको यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, यानी कि इनका कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी आर्टिकल नहीं है, सिंपल सी बात। ठीक है, तो नीति आयोग की बात करते हैं तो ये कैसा बॉडी है, स्टैट्यूटरी है या नॉन स्टैट्यूटरी है, तो ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशन है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई भी आर्टिकल नहीं दिया हुआ। साथ साथ ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी भी है, यानी कि ये किसी एक्ट द्वारा यानी कि लॉ द्वारा नहीं बनाई गई, ये सिंपल एक मेयर एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, एंड इट इज कंसिडर्ड एज अ थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट की तरह, यानी कि किस चीजों पे विचार करना है, क्या नई पॉलिसीज लेकर के आनी है, इसका ये मेन प्रमुख काम रहता है। कॉम्पोजिशन की बात करते हैं तो कॉम्पोजिशन में यहाँ पे मुझे कुछ मुख्य मेंबर्स देखने को मिलते हैं। चेयरपर्सन रहते हैं जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर इसको हेड करते हैं। गवर्निंग काउंसिल रहती है, गवर्निंग काउंसिल में इनके सारे चीफ मिनिस्टर्स रहते हैं स्टेट्स के, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चीफ मिनिस्टर्स रहते हैं यूटीज के, और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स रहते हैं। ठीक है, रीजनल काउंसिल की बात करते हैं तो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर्स रहते हैं आपके स्टेट्स के, और लेफ्टिनेंट गवर्नर रहते हैं और यूटीज के। ठीक है, और ये भी प्राइम मिनिस्टर द्वारा कराई जाती है, और उसके चेयर जो करते हैं वो नीति आयोग के चेयरपर्सन करते हैं। ठीक है,
स्पेशल इन्विटीज़ यहाँ पे अलग अलग सेक्शंस के, फॉर एग्जांपल आपके इनफैक्ट आप कह सकते हैं अलग अलग कमीशंस के भी जो लोग हैं ना वो भी यहाँ पर बैठ सकते हैं, ठीक है। तो एक्सपर्ट्स, स्पेशलिस्ट, प्रैक्टिशनर्स इन बॉडी का पार्ट हो सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इनका फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क जो रहता है, तो उसमें आप बात करेंगे कि यहाँ पे आपके वाइस चेयरपर्सन रहते हैं या मेंबर्स फुल टाइम रहते हैं, और पार्ट टाइम वाले मेंबर्स भी रहते हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स रहते हैं, सीईओ है और सेक्रेटेरिएट, यानी कि ये सब मिलकर के आपका एक ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क बनाते हैं और इसका बॉडी का पार्ट होते हैं, ठीक है। फिर बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स की और फंक्शंस की। तो सिंपल इसका मेन यही है कि ये फोस्टर कर सके कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को, क्योंकि ये आपका डिवॉल्यूशन ऑफ टैक्सेस की बात करता है, यानी कि बांटने की बात करता है। तो कौन से बेसिस पे यहाँ पे बांटना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि अब हमारा जितना भी टोटल हमारा टैक्स कलेक्ट होता है उसका 41% इन्होंने ये बेसिकली आपका फाइनेंस कमीशन द्वारा बोला गया था कि 41% जो है आप क्या करेंगे, स्टेट्स को देंगे ऑफ द टैक्सेस। जितना टैक्सेस आपका कलेक्ट हुआ है उसका 41%। पहले वाली अगर आप बात करेंगे, पहले फाइनेंस कमीशन द्वारा 42% रहा होता, ये 1% जो कमी आई है, ये बोला गया है कि यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में जो हमने यहाँ पे 370 आर्टिकल यहाँ पे हटा दिया गया था या उसके कुछ प्रावधान में चेंजेस लेकर के आए हैं, तो वहां के अपलिफ्टमेंट के लिए जो 1% है वो वहां जाएगा। इसलिए 41% बोला गया है कि टोटल ऑफ द टैक्सेस शुड बी गिवन टू द स्टेट्स। तो ये जो 41% दिया जा रहा है ना, तो इसमें किन किन तरीकों से यहाँ पे आप स्टेट्स के बीच में कोऑपरेशन लेकर के आ सकते हैं या उनके डेवलपमेंट में बात कर सकते हैं। तो ये सारी जो पॉलिसीज हैं ये नीति आयोग यहाँ पे आपको क्या करता है, रिकमेंड करता है, ठीक है। फिर बात करेंगे इवॉल्व शेयर विजन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट एंड इट ऑल्सो डेवलप्स मैकेनिज्म टू फॉर्मुलेट एंड क्रेडिबल प्लान्स, यानी कि आपका कैसे वर्क करेगा, हमारा कैसे ग्रोथ कर सकती है, किस किस सेक्टर्स में इंडिया को वर्क करने की ज़रूरत है, ये सारे काम जो हैं आपकी नीति आयोग यहाँ पे डिस्कस करता है, ठीक है। और क्योंकि मैंने बोला कि यहाँ पे की जो गवर्निंग काउंसिल है ना, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल स्टेट्स भी रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका कोऑपरेशन देखने को मिलता है। ये एक मजबूती देता है, हमारी जो फेडरल सिस्टम है उसको मजबूती प्रोवाइड करवाता है, ताकि हम सब मिल करके साथ में एक ग्रोथ देख सके, ठीक है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे डिज़ाइन करता है पॉलिसी प्रोग्राम फ्रेमवर्क को, और जैसे मैंने आपको बताया कि थिंक टैंक है और नॉलेज और इनोवेशन हब की तरह भी ये वर्क करता है। तो दीज आर द मेजर फंक्शंस ऑफ द नीति आयोग, ठीक है। इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, क्योंकि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होने को बहुत सारी हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में आपको प्रोवाइड करवाया था। लेकिन अब क्योंकि इस वीडियो का फिर लेंथ बढ़ा करके ये थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा, अगर आप चाहते हैं कि मैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ भी आपके लिए लेकर के आऊँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और साथ साथ मैं ये भी बोलूँगी कि ये जो हमारा वीडियो लेक्चर हम यहाँ पे कर रहे हैं, ये ध्यान रखें कि एक काइंड ऑफ अ रिविजन सीरीज़ है, या फिर आपको एक आइडिया देने के लिए कि पॉलिटी पढ़नी कैसे है या पॉलिटी कैसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। हाउएवर अगर आप कोई जैसे मैं बोलूँगी कि अगर आप स्टेट पीसीएस के लिए या फिर आप यूपीएससी के लिए अगर वर्क कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा कि इसका और डिटेल्ड वर्जन हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके लिए एक डिटेल्ड कोर्स लेकर के आऊँ या एक डिटेल्ड वर्जन इनका लेकर के आऊँ, तो प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। इस वीडियो में इतना ही, फिर हम कनेक्ट करते हैं एंड जल्दी ही मिलेंगे। थैंक यू।